नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं। यानी कि उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। परोपकारी, परोपकार करने वाला, परोपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। और धर्म कार्य करने वाला धर्मज्ञ कहलाता है। धर्म कार्य करने वाला धर्मज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये कृतज्ञ सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। लिखा है बोतल में दूध बचा है। जो रेखांकित शब्द है उसमें कारक को बताना है कि कौन सा कारक है। देखिए, जो हिंदी में कारक होते हैं तो हिंदी में कारकों के जो संख्या होती है 8 होती है। यानी कि कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे कर्म कारक, यानी कि कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अपादान कारक के बाद में संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद हैं। और जो इसमें से अधिकरण कारक होता है, जो अधिकरण कारक होता है, तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में, पर, पे। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? में लगा है। यानी कि इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा कारक, जो कारक है अधिकरण कारक है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुने। यानी कि जो कनक शब्द है इसका अनेकार्थी शब्द बताना है। कौन सा इनमें एक अनेकार्थी शब्द है? तो कनक के मतलब होता है धतूरा, धतूरा, सोना। तो कनक के मतलब होता है धतूरा, सोना। तो इसमें कौन सा शब्द है? सोना है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वह शब्द होते हैं जो किसी लिंग, पुरुष, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। यानी कि अव्यय वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के जो भेद हैं जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये अव्यय के भेद हैं। इसमें जो रेखांकित शब्द है, पूरा वाक्य कह रहा है कि सीता के आगे रमा खड़ी है। अब यहाँ पर ये अव्यय है रेखांकित शब्द वाला। अब ये कौन सा अव्यय है? तो इसको देख लेते हैं। जो आगे शब्द है ये सीता का संबंध रमा से बता रहा है। तो इस प्रकार जो आगे शब्द है अव्यय है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। छंद है कि करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की और मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये जो काव्य है ये उल्लाला है, ये उल्लाला छंद है। जो उल्लाला छंद है इसमें क्या होता है? इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति।
इसमें 4 पंक्तियां होती हैं और पहली पंक्ति है और तीसरी पंक्ति है, तो पहली और तीसरी पंक्ति में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि 13 मात्राएं होती हैं। तो ये उल्लाला है। इसमें बताना है कि कह रहा है कि 15 से 14 के क्रम से 28, तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा कि 15 से 14 के क्रम से 28, ऑप्शन ये सही है और ये उल्लाला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। वाक्य है स्कूल बस 5 मिनट। अब यहाँ जो ये शब्द है इसको यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। किसमें भरना है? सामान्य भविष्य काल में। ऐसा शब्द भरें कि यह पूरा जब वाक्य बने तो सामान्य भविष्य काल में बने। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, मैं आ गई, अब ये तो पास्ट हो जाएगा यानी कि भूतकाल आ जाएगा। आगे है कि मैं आके गई, ये भी भूतकाल हो जाएगा। डी है मैं आके चली गई, ये भी भूतकाल हो जाएगा। और ये कह रहा है, बी कह रहा है कि मैं आएगी, यानी कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो ऑप्शन बी सही है, इससे सामान्य भविष्य काल में बन जाएगा वाक्य, तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध वाक्य को सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य है घूमना सुबह अच्छा है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो पहला है कि घूमना अच्छा है सुबह, ये अशुद्ध है, ये भी स्पष्ट नहीं। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है। लिखा है घूमना सुबह है अच्छा, ये भी गलत है। डी कह रहा है कि सुबह घूमना अच्छा है, तो ऑप्शन डी सही स्पष्ट बैठ रहा है कि सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। ये गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर जो निम्नलिखित प्रश्न है उनके उत्तर देना है। गद्यांश कह रहा है कि अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। कौन कौन? बग्गी, फिटन और टमटम, ये 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। बग्गी बंद डिब्बे की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन है जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ आर्थिक विश्व की शक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में 1 घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। किस पर? सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है। कौन से? हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा कि कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े और तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है और पैरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। कैसे? कसीदाकारी युक्त। और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं पैरों में। आगे अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि घोड़ों के पैरों में किस रूप में सजाया जाता है। तो अब देख लेते हैं गद्यांश में। जो घोड़े के पैर हैं, पैरों को सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। तो ऑप्शन ये सही है कि कसीदाकारी युक्त वस्त्र
पैरों में डाले जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तांगा, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? जो तांगा है, तांगा भारी और बड़ा वाहन है। तांगा जो होता है इसमें एक से अधिक लोग बैठते हैं, इसकी बात कर रहा है। और जो इक्का होता है ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि भारी और बड़ा वाहन तांगा कैसा है? तो तांगा भारी और बड़ा वाहन है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? किसके अनुरूप किया जाता है? देख लेते हैं गद्यांश में। गद्यांश कह रहा है कि यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। किस पर? तो सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न में, किसमें क्या है? परिवार के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों का प्रभावित किया है? तो किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा, या तांगे का प्रयोग होने लगा, या हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, या भारी का प्रयोग होने लगा। तो जो सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं उसके अनुरूप हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अलंकार जो है, अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार जो अलंकार होता है ये काव्य की शोभा बढ़ाता है। किसकी? काव्य की शोभा बढ़ाता है। जो अलंकार होते हैं, अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है शब्दा अलंकार और एक दूसरा होता है अर्थालंकार। जो शब्दा अलंकार होता है, यानी कि जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे जो शब्दा अलंकार होता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार, ये सभी शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, यानी कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब जो अनुप्रास अलंकार होता है, इसमें पंक्ति दी हुई है कि रघुपत राघव राजा राम। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें देख लीजिए, रा, फिर रा, फिर रा, फिर रा, यानी कि जो व्यंजन वर्ण रा है उस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ये सही है। यमक अलंकार में क्या होता है? जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ या वाक्य विकल्प है। अंक भरना, अंक भरना का सही अर्थ क्या होगा? गले लगना। अंक भरना का जो सही अर्थ होगा वो होगा कि गले लगना। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक। अब जो संधि है, संधि, तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। संधि कहते किसे हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां स्वर का स्वर से मेल होता है वहां स्वर संधि,
और जहां व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है वहां पर व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो स्वर संधि होती है तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब जो यहाँ पर अत्यधिक दिया हुआ है इसमें यण स्वर संधि है। अच्छा, यण स्वर संधि में होता क्या है, जहां या, वा, रा इन 3 अक्षरों में क्या होता है, यण स्वर संधि होती है। अब या कैसे बनता है, वा कैसे बनता है और रा कैसे बनता है। जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या बनेगा। यदि छोटाऊ ऊ या बड़ाऊ ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा बनेगा। और इर्री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो रा बनेगा। तो अब यहाँ जब अत्यधिक को तोड़ेंगे तो अति धन अधिक, यानी कि जो शब्द होता है तो उसका संधि विच्छेद या शब्दों को इस प्रकार तोड़ते हैं कि दोनों शब्द सार्थक हों। तो अति और अधिक दोनों सार्थक हैं। अब देख लीजिए, अति में छोटी ई है और अधिक में छोटा आ है, ये दोनों स्वर हैं। तो छोटी ई और छोटा आ को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या बनेगा। यही हमने बात किया अभी कि छोटी ई या बड़ी ई को अगर जो भिन्न स्वर से जोड़ेंगे तो या बनेगा। तो भिन्न स्वर छोटा आ जो है ये भिन्न स्वर है, तो इस प्रकार या बना। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अत और प्लस धिक। तो अत प्लस या प्लस धिक जोड़ोगे तो अत्यधिक हो जाएगा, जैसे अत प्लस या प्लस धिक, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वही अधिक बन जाएगा, अत्यधिक बन जाएगा। क्योंकि आधाता है तो आधाता यहाँ में आधा या में मिल जाएगा तो अत्यधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें यण स्वर संधि है। कौन सा शब्द बनेगा, अति धन अधिक। अब एक सामान्य अर्थ में समझ लेते हैं कि जब शब्द के मध्य में, यानी कि जब संधि शब्द के मध्य में या, वा और रा अक्षर आ जाए और इसके तुरंत पहले कोई आधा अक्षर हो तो इसमें यण स्वर संधि होगी। जैसे अब यहाँ पर या है और या के पहले आधा अक्षर है तो इसमें क्या होगा, यण स्वर संधि। ये ऐसे हम पहचान लेते हैं। तो चलिए इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, यानी कि आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और पढ़ते रहिए, पढ़ाई से आनंद लीजिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।